Okay, so the next portion after ionization potential, after ionization energy, next periodic property is what we call the electron affinity. अगर आप कोई एलिमेंट लो और इस एलिमेंट का आप कोई गैसियस एटम लो और ये एटम इन्फिनिटी से अपने वैलेंस शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को लाते वक्त द एटम लूजेस एनर्जी और दैट एनर्जी विच इज लॉस्ट बाय अ गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट, लॉस मतलब नेगेटिव साइन, व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन in its valence shell, this energy is called electron affinity. लेकिन कभी कभार एटम जो है इलेक्ट्रॉन भी लेता है और एनर्जी भी लेता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, दोनों साइन इसके लिए पॉसिबल है. आयनाइजेशन एनर्जी ओनली पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है. तो आप डिफाइन कर सकते हो कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन the amount of energy lost or gained when a gaseous atom of an element gains an electron in its valence shell. This energy is called electron affinity of this element. अब अगर आप देखें इसमें ये नेगेटिव साइन यानी द लॉस का कंसेप्ट जो है ये मेन कंसेप्ट है. यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कोई एटम जब भी लेगा यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी पॉजिटिव. यानी नोट first electron affinity of an element is always negative, while second electron affinity or third electron affinity or fourth electron affinity that is positive. यानी सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव आते हैं. और इसमें फिर आप देखिए हम ट्रेंड्स इस नेगेटिव वैल्यू के लिए एक्सप्लेन करते हैं. यानी ट्रेंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसका मतलब है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव वैल्यू यानी द वर्क डन बाय द एटम व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. इसके लिए अगर आप ये कंसेप्ट लो कि मेरे पास एक स्मॉल एटम है और एक लार्जर एटम है और दोनों इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, तो आप देख रहे हो कि दिस स्मॉलर एटम विल वर्क मोर कंपेयर टू लार्जर एटम. ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा न्यूक्लियस के करीब लेके आएगा, तो ये ज्यादा एनर्जी लूज करेगा, ये कम एनर्जी लूज करेगा. तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और साइज का, एटॉमिक साइज का इनवर्स रिलेशनशिप है. यानी लार्जर एटम have less electron affinity value, smaller atom have more negative value, less negative value. तो इस बात को देखते हुए ट्रेंड्स में इन ग्रुप, अगर आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस बिकॉज साइज इंक्रीजेस इनवर्स. और इन पीरियड अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस बिकॉज साइज डिक्रीजेस. एक्सेप्शंस क्या है इसमें? तो एक्सेप्शंस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 2A इज पॉजिटिव. इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 8A इज 0. 0 को भी आप जनरली पॉजिटिव इंटीजर मान सकते हो. और थर्ड एक्सेप्शन में आएगा जी, थर्ड एक्सेप्शन में आता है द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजेंस. तो हेलोजेंस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सीक्वेंस है क्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आयोडीन. हालांकि इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए इस ग्रुप में, लेकिन थर्ड नंबर पे है. तो एक्सेप्शनली लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ fluorine is due to
very strong inter-electronic repulsion, inter-electronic repulsion in fluorine atom due to, again ये क्या वजह है, due to number one very small size of fluorine atom, and number two very large number of valence electrons in fluorine atom. अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब है कि जब कोई एटम, गैसियस एटम, इसी एलिमेंट का कोई गैसियस एटम जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेके आएगा इन्फिनिटी से अपने वैलेंस शेल में, तो इस एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लाते वक्त ये जितनी एनर्जी लूज करेगा उस एनर्जी को इस एलिमेंट की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का नाम दिया जाता है, जो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू के साथ होता है. तो लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑक्सीजन लूँ किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8, के शेल में 2, एल शेल में 6. अगर ये पहला इलेक्ट्रॉन लेगा तो इट विल बी कन्वर्टेड टू यूनिनेगेटिव ऑक्साइड आयन, यूनिनेगेटिव ऑक्साइड आयन बन जाएगा. और इस पहले इलेक्ट्रॉन को लाते वक्त ये क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा, और इस एनर्जी को आप कहते हो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. And this first electron affinity will always be with negative sign, like kilojoule per mole, kilojoule per mole. Once again हम define करते हैं per atom, लेकिन practically ये per mole, मोलों में ली जाती है. तो MCQs में mole per mole या per atom का आपने ख्याल रखना है. और next one, अगला step जो है उसमें this uni negative oxide ion, जहाँ के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और एक और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यू विल सी डाई नेगेटिव गैसियस ऑक्साइड आयन, जहाँ के शेल में 2 और एल शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन आ गए. इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, और इस दूसरे इलेक्ट्रॉन को लाते हुए इसने एनर्जी गेन की, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड लाइक +5 किलोजूल पर मोल. तो ये पॉजिटिव साइन क्यों आता है, इसलिए कि अगर आप देखें तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन का और इस आयन का जो नेगेटिव चार्ज है ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए ये क्या करते हैं, बाहर से एनर्जी रिएक्शन कंडीशन से क्या लेता है, एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज पोजेसिंग व्हाट चार्ज, दिस एनर्जी इज पोजेसिंग पॉजिटिव चार्ज. और इस एनर्जी को लेने के बाद इट इज एबल टू ब्रिंग दिस इलेक्ट्रॉन. अब जब ये इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा तो इट विल लूज एनर्जी, तो दिस एनर्जी विल बी नेगेटिव. द गेन एनर्जी विल बी लार्जर देन द लॉस्ट एनर्जी. तो इन दोनों का समेशन जो है वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा. तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द यूनिनेगेटिव एनायन एब्जॉर्ब्स एनर्जी to overcome repulsion between the negative charge of the anion with the negative charge of the second incoming electron. So that is the reason second electron affinity will always be positive. Third electron affinity, it will be more positive. Fourth electron affinity will be more positive. क्योंकि negative charge बनने से repulsion बढ़ता जाएगा, और ये जो loss of energy है ये कम होता है क्योंकि size बढ़ता जाएगा. So this is all about the concept of electron affinity. And the next one is okay. Let's move towards the next periodic property, and that next periodic property is what we call electronegativity. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हो कि एबिलिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट shared pair of electrons. तो नोट करें कि electronegativity is 0 for
नोबल गैसेस, क्योंकि नोबल गैसेस की जो एटम्स है वो बॉन्ड नहीं बना सकते। जब बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो शेयर पेयर नहीं होगा, अट्रैक्टिंग एबिलिटी का फिर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं चलता नोबल गैसेस के लिए, ये कंसेप्ट चलता है उन एटमों के लिए विच आर बॉन्डेड, यानी जिसमें शेयर पेयर का कंसेप्ट हो। और ट्रेंड्स में अगर आप बात करें तो ट्रेंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर आप बात करें तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और साइज का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। लार्जर एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, स्मॉलर एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन ग्रुप टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम, बिकॉज साइज इंक्रीज। और इन पीरियड लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, बढ़ती है, बिकॉज साइज डिक्रीज होता है। एक्सेप्शंस में एक मेन एक्सेप्शन इसमें है ग्रुप 3A एलिमेंट्स। तो ग्रुप 3A में टॉप टू बॉटम आओगे तो बोरॉन से एल्यूमिनियम तक आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम, ये तो रेगुलर है। लेकिन एल्यूमिनियम से नीचे क्या है? गैलियम, इंडियम और टेलियम। तो यहाँ डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ये एक्सेप्शनल है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। यहाँ पर इनर्ट पेयर इफेक्ट के स्टार्टिंग पॉइंट की वजह से ये साइज इतना नहीं बढ़ता जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। So the next periodic property is what we call electropositivity, or the electropositivity may also be called metallic character, the metallic character as well. Electropositivity or metallic character is the ability of an atom, of an element to give or lose electron or electrons. This phenomena is called electropositivity, also called metallic character, क्योंकि मेटल के एटमों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए मेटल लव टू गिव इलेक्ट्रॉन। सो मेटल हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, नॉन मेटल लव टू गेन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। अगर एटम का साइज बड़ा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा क्योंकि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से दूर होगा, और एटम का साइज कम होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होगा। तो फिर इसमें आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर में जो ट्रेंड्स है उन ट्रेंड्स के लिहाज से इन ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज टॉप टू बॉटम बिकॉज साइज इंक्रीजेस, और इन पीरियड लेफ्ट टू राइट in a period electropositivity or metallic character decrease because size decreases. ये इनका जनरल ट्रेंड है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का या मेटेलिक कैरेक्टर का। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है दैट इज व्हाट वी कॉल मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट्स। तो मेटल के लिए अलग कंसेप्ट है, नॉन मेटल की सूरत में अलग कंसेप्ट है। फॉर इन केस ऑफ मेटल्स, इन केस ऑफ अ मेटल एलिमेंट, यहाँ पर जो है एटम्स तो नहीं होते, एटम किस सूरत में होते हैं? कैटाइन की सूरत में, आर बॉन्डेड बाय मेटेलिक बॉन्ड्स। यू ऑलरेडी नो इट, इसके लिए एम भी लिखेंगे। एंड नोट मेटेलिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज। एटम का साइज बड़ा होगा
मेटल के, तो फिर इसका मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा। और अगर साइज ऑफ एटम स्मॉल होगा तो फिर न्यूक्लियस का फ्री इलेक्ट्रॉन की तरफ अप्रोच ज़्यादा होगा, तो मेटेलिक बॉन्ड फिर स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इसको ज़हन में रखते हुए आप जो है अगर मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, मेटेलिक बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो ऑफ कोर्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिर ज़्यादा होंगे। तो फॉर दैट रीज़न आप कह सकते हो कि ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट एलिमेंट्स, मेटल एलिमेंट्स। तो इस सूरत में आप देख सकते हैं कि ग्रुप में, लेकिन मेटल एलिमेंट की बात है, टॉप टू बॉटम आप आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो क्या होता है, दे डिक्रीज। वाई? बिकॉज साइज में इंक्रीज आता है। और पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दे विल इंक्रीज बिकॉज साइज में डिक्रीज आता है। यानी मेटल्स की सूरत में आप ले सकते हैं ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A एलिमेंट्स अगर आप ले तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से ग्रुप 1A एलिमेंट का कम होगा ग्रुप 2 से, ग्रुप 2A एलिमेंट का कम होगा ग्रुप 3 से। इस तरह अगर आप ग्रुप 1 में टॉप टू बॉटम आएंगे तो लिथियम का कम होगा, ज़्यादा होगा सोडियम से, सोडियम का ज़्यादा होगा पोटाशियम से, पोटाशियम का ज़्यादा होगा रुबीडियम से, रुबीडियम एंड सो ऑन। और फिर आप अगर नॉन मेटल की सूरत में बात करें तो आप लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट, non-metal element except noble gases, the atoms are bonded covalently, making micro बल्कि non-polar micro molecules। और ये जो non-polar micro molecules है they are either free of the influence of each other gases की सूरत में, और अगर ये bonded होते हैं तो ये नॉन पोलर होते हैं, इसलिए they will be bonded by London dispersion forces जो काफ़ी weak forces होते हैं। so they may be bonded by London dispersion forces जो काफ़ी weak forces होते हैं compared to metallic bond। metallic bond is a far stronger bond as compared to the London dispersion forces। यही रीज़न है कि मेटल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है और नॉन मेटल्स का जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी कम होता है। अगर कंपैरिजन होना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल तो मेटल का काफ़ी ज़्यादा होगा, नॉन मेटल के ये फैक्टर काफ़ी कम होंगे। रीज़न ये है। अब फिर इसमें चूंकि एज वी नो दैट स्ट्रेंथ ऑफ London dispersion forces, it is directly proportional to molecular size। so इस बात को ज़हन में रखते हुए अगर London dispersion force strong होगा तो नॉन मेटल एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और अगर London dispersion force वीक होगा तो उस नॉन मेटल एलिमेंट का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट फिर कम होगा। तो आपने साइज ऑफ मॉलिक्यूल देखकर नॉन मेटल की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है। तो जनरल ट्रेंड्स इसके लिए फिर क्या बनते हैं? ट्रेंड्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स। तो इसमें आप कह सकते हैं कि इन ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज top to bottom because size increases, in period left to right melting point and boiling point decrease because size decrease। अलबत्ता नॉन मेटल एलिमेंट के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। उसकी वजह एटोमिसिटी होती है। बाज़ एलिमेंट का एटॉमिक साइज तो ज़्यादा होता है लेकिन उसके मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी कम होती है, लाइक P4 और S8 फास्फोरस एंड सल्फर।
तो उस सूरत में फिर यू विल सी एन एक्सेप्शनल बिहेवियर इन द व्हाट टू से, बट एनी हाउ व्हाट आई मीन टू से कि आप एटॉमिक साइज के साथ कोरिलेट नहीं करोगे, बल्कि आपको कोवेलेंट या मालिक्यूलर साइज देखना होता है। मालिक्यूल में नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो या नंबर ऑफ शेल ज़्यादा हो तो साइज ज़्यादा होता है, और साइज ज़्यादा होगा तो फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो इन जनरल आप अगर इसमें एक्सेप्शन की तरफ यहाँ आते हो तो उसमें एक्सेप्शन के दो पॉसिबल रीज़न हो सकते हैं। उनमें से अगर आप बात करो अबाउट द एक्सेप्शंस इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स, तो इसमें पहली बात, पहले एक्सेप्शन में अकर ड्यू टू एटोमिसिटी, यानी नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप फास्फोरस का एटॉमिक साइज लो और कंपेयर करो किसके साथ, सल्फर। फास्फोरस का एटॉमिक साइज बड़ा है, सल्फर का एटॉमिक साइज फिर क्या है, कम। लेकिन अगर आप इनके मॉलिक्यूलर साइज की तरफ जाएं तो मॉलिक्यूलर साइज में फिर एक्सेप्शन आता है, क्योंकि ये P4 है, ये S8, तो इसका मॉलिक्यूल स्मॉल होता है और इसका मॉलिक्यूल लार्ज होता है। यही वजह है कि फास्फोरस का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है सल्फर से। सो ये बास केसेस में इस टाइप के एक्सेप्शन आपको सामने आ सकते हैं, आपको एटोमिसिटी को मद्देनजर रखना होगा। दूसरे एक्सेप्शन इसमें आ जाता है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A फॉर्म जिएंट या मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह। देयरफॉर melting point and boiling point of such elements are exceptionally very very high। ग्रुप 4A एलिमेंट का स्पेशली मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है मैक्रोमोलिक्यूलर नेचर या जिएंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हो नेटवर्क मॉलिक्यूलर या पॉलीमेरिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से या नेचर की वजह से ये मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी आपको एक्सेप्शन दिखाई देगा। जनरली आपको मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में जो वैल्यूज़ की रेगुलरिटी है, ग्रुप 5, 4, 5 और ग्रुप 6, इन तीन ग्रुपों में डाउन द ग्रुप भी आप आओगे या लेफ्ट राइट भी जाओगे तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ में ज़्यादा रेगुलरिटी नहीं मिलती, क्योंकि इन ग्रुपों में टॉप पे क्या कौन सी एलिमेंट है, नॉन मेटल, फिर मिडल में कौन है, मेटलाइट, बॉटम पे अक्सर मेटल एग्जिस्ट करता है। यहाँ नेचर ऑफ एलिमेंट बदलते जाते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज़ में डिस्क्रिपेंसीज या कह सकते हैं डिफरेंसेस ज़्यादा होते हैं। अलबत्ता नॉन मेटल की सूरत में अगर आप ग्रुप 7 और ग्रुप 8 की बात करो तो ग्रुप 7 और ग्रुप 8 में रेगुलर माइक्रोमोलिक्यूलर नेचर है और डाउन द ग्रुप रेगुलरली साइज में इंक्रीज होता है, तो melting boiling point show a very regular trends in group 7A and in group 8A। 4, 5, 6 में फिर abnormalities आपको ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट let's move towards the next periodic property, and the next periodic property is what we call the charge density। और charge density जो है इसको हम कहते हैं charge to size ratio, the charge to size ratio of an ion of an element। किसी भी एलिमेंट का आप केटाइन या एनाइन बनाओ तो उस केटाइन या एनाइन की चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, इस चार्ज टू साइज रेशो को उस एलिमेंट का क्या कहते हैं, चार्ज डेंसिटी कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि चार्ज
density is equal to quantity of charge of the ion divided by size. इसका मतलब है charge density is directly proportional to charge and it is inversely proportional to size. Size बढ़ने से charge density कम होती है, charge बढ़ने से charge density बढ़ जाती है. Direct inverse. Okay. इसको देखते हुए आप बात करें about the trends for charge density. तो ग्रुप में top to bottom charge density क्या होती है? ये कम होती है because size increases. साइज बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी को कम होना है. ग्रुप में चार्ज कांस्टेंट होता है क्योंकि एक ग्रुप के एलिमेंट के एटमों में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की तादाद सिमिलर होती है, इसलिए ग्रुप में चार्ज कांस्टेंट होता है बट साइज में. और अगर आप पीरियड में बात करें स्पेशली मेटल ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो लेफ्ट टू राइट आप जाके नोटिस करेंगे कि चार्ज डेंसिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है. क्यों? बिकॉज चार्ज इंक्रीजेस एंड साइज डिक्रीजेस. तो यहाँ पर लेफ्ट राइट मेटल की सूरत में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो मेटल की हद तक अगर आप जाओ तो लेफ्ट राइट जाते वक्त चार्ज बढ़ता है. ग्रुप 1 का चार्ज +1, ग्रुप 2 का +2, ग्रुप 3 का +3 और साइज कम होता जाता है. तो दो रीजंस है चार्ज डेंसिटी को वेरिएट करने के लिए. चार्ज डेंसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर आपने आगे जाके मुख्तलिफ बहुत सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है. लाइक सम रिलेटेड टर्म्स में टॉकिंग अबाउट द हाइड्रेशन एनर्जी. तो क्या है हाइड्रेशन एनर्जी? अगर आप क्या लो 1 मोल gaseous ions, 1 mole gaseous ions of an element. अगर मेटल है तो केटाइंस और नॉन मेटल है तो एनाइन. तो अगर आप किसी एलिमेंट के 1 मोल gaseous ions लो और इन एक 1 मोल gaseous ions को आप हल करो, किसके अंदर हल करो? वाटर के अंदर. कितनी क्वांटिटी ऑफ वाटर होनी चाहिए? तो इसमें वाटर की क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है. आपने इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सोल्यूशन बनाना होगा तो मुख्तलिफ एलिमेंट के लिए वाटर की क्वांटिटी मुख्तलिफ होती है. तो जिस एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उसके लिए ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए और जिस एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी कम होगी लेस क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए उसके लिए. तो फिर अगर आप 1 मोल गैसियस आयंस ऑफ एन एलिमेंट लो और उसको इतने अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व करो कि आपके पास कोई इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बन जाए, तो इस दौरान एनर्जी या हीट इज लॉस्ट एंड द अमाउंट ऑफ हीट विच इज लॉस्ट ये हमेशा एक्सोथर्मिक होगा. क्योंकि यहाँ आयंस आप डालोगे तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और एक नया फिजिकल फोर्स बनेगा जिसको आयन डाइपोल फोर्स कहते हैं. आयन डाइपोल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो यहाँ पर चूंकि वीकर बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स आर फॉर्म, फॉर दैट रीजन यू विल सी एक्सोथर्मिक फिनोमेना. तो जब भी आप किसी एलिमेंट के 1 मोल गैसियस आयंस को इतने पानी में हल करो कि आपके पास एक इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सोल्यूशन बने, तो इस सोल्यूशन को बनाते वक्त जितना भी हीट इवॉल्व हो जाए, हीट की उस मिकदार को हम क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ दैट एलिमेंट. और नोट करें कि इसको आप यूं भी जाहिर कर सकते हैं सिंबॉलिकली, हाइड्रेशन एनर्जी. सो द हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी. ठीक है? तो चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी. चार्ज डेंसिटी कम होगी, हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी. तो आप कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी और लेफ्ट राइट हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी. यानी कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम, इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट स्पेशली ग्रुप 3 तक. और फिर इस केस में आप MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइडिया ले सकते हो कि लेट्स सपोज एक बीकर है, इसमें इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ लिथियम आयंस.
और या सोडियम आयंस, और infinitely diluted aqueous solution of potassium ions. तो which solution will be more exothermic? तो आप देख रहे हो कि सोडियम का चार्ज +1 है, पोटाशियम का चार्ज भी +1 है, लेकिन इसका साइज कम है और इसका साइज बड़ा है। डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता है ना। तो फॉर दैट रीजन किसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है? तो चार्ज डेंसिटी ऑफ सोडियम आयन इज ग्रेटर देन पोटाशियम आयन, यानी कि सोडियम आयन विल अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल हो तो सोडियम आयन विल attract greater number of water molecule as compared to the potassium ion। तो आप देख रहे हो कि सोडियम आयन की सूरत में ज़्यादा आयन डाइपोल फोर्स बनेंगे, और ज़्यादा आयन डाइपोल फोर्स बनने का मतलब है ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा, जबकि पोटाशियम की सूरत में आयन डाइपोल की तादाद, फोर्सेस की तादाद कम होगी, और अगर लेस नंबर ऑफ आयन डाइपोल फोर्स बनेंगे तो लेस हीट विल बी इवॉल्व। सो फॉर दैट रीज़न द सोडियम एलिमेंट का आप एक्वस सोल्यूशन बनाओगे और पोटाशियम का आयनिक स्टेट में, तो फिर सोडियम आयंस जो है इट विल गिव यू मोर एक्सोथर्मिक सोल्यूशन देन पोटाशियम आयन। और इंटरेस्टिंगली आप कह सकते हो कि सोडियम इज मोर ट्रैप्ड, सोडियम आयन आर मोर ट्रैप्ड कंपेयर टू द पोटाशियम आयन। और यही वजह है कि अल्दो पोटाशियम आयन इज हेवियर देन सोडियम आयन, लेकिन एक्वस सोल्यूशन में आप अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो ये आपको ये आयन जो है लेस कंडक्शन देगा, क्योंकि इसकी मोबिलिटी मुश्किल होगी, जबकि ये आयन आपको मोर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देगा। यानी अगर आपसे ये एमसीक्यू इस तरह पूछे कि मेरे पास एक बीकर में सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, दूसरी बीकर में पोटाशियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, विच सोल्यूशन विल कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी? तो पोटाशियम क्लोराइड का, क्योंकि क्लोराइड तो दोनों में सेम है, बट सोडियम और पोटाशियम का कंपटीशन है। तो सोडियम आयन इज मोर हाइड्रेटेड एज कंपेयर टू पोटाशियम आयन। मोर हाइड्रेटेड आयन विल नॉट मूव इजिली एज कंपेयर टू द लेस हाइड्रेटेड आयन। तो यही वजह है कि KCl का एक्वस सोल्यूशन मोर कंडक्टर होता है सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन। इस टाइप के एमसीक्यूज का यहाँ से रिलेशन थे। हाल बता अगर मोल्टन स्टेट में हो, आपके पास मोल्टन NaCl है और मोल्टन KCl है, तो फिर सोडियम आयन हल्का है, पोटाशियम आयन भारी है, तो सोडियम क्लोराइड का मोल्टन फॉर्म मोर कंडक्टर होगा, बिटर कंडक्टर होगा KCl के मोल्टन फॉर्म की सूरत में। नेक्स्ट वन इज ओके। हाइड्रेशन एनर्जी के बाद आप नेक्स्ट आइडिया ले सकते हैं, चार्ज डेंसिटी का नेक्स्ट इम्पैक्ट ले सकते हैं कि अगर आप बात करें अबाउट द हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी वो वाटर जिसमें आयंस ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी हो, आयंस ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी, तो फिर उस वाटर में ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल एंगेज्ड होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं टू द आयंस, क्योंकि हाई चार्ज डेंसिटी होती है, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए उसमें साबुन वगैरह जाग यानी लेदर ज़्यादा नहीं बना सकता। ऐसा वाटर जिसमें बिटर लेदर नहीं बनता हो उसको आप कहते हो हार्ड वाटर। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि फ्री वाटर मॉलिक्यूल इतने ज़्यादा नहीं होते कि सोप पार्टिकल के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट कर सके, क्योंकि ज़्यादातर वाटर मॉलिक्यूल एंगेज्ड होते हैं विद द आयंस हैविंग हायर चार्ज डेंसिटी। तो चूँकि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन से मेटल के साल्ट पाए जाते हैं? ग्रुप 2A और स्पेशली कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस आर द मेन रीज़न फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। इनके ग्रुप 2 के ज़्यादातर कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो सोल्युबल कंपाउंड है लाइक देयर क्लोराइड्स, सल्फेट्स एंड देयर बाइकार्बोनेट्स। तो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम creates hardness in water, or chlorides of calcium and magnesium create hardness in water. And what to say, the next one is the sulfates of calcium and magnesium, they create chlorides, sulfate, bicarbonates of calcium and magnesium, they create
मेनली वैसे तो सारे साल्ट हार्डनेस क्रिएट करते हैं, लेकिन ये कंसिडरेबली ज़्यादा हार्डनेस जिसको फील किया जा सके ये क्रिएट करते हैं वाटर में। तो यानी आप कह सकते हो कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास एक बीकर है और इसमें सोडियम क्लोराइड कितना डिजोल्व है, 1 मोल, इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड है, और पोटाशियम क्लोराइड का इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सोल्यूशन है 1 मोल KCl। तो आप देखें यहाँ पर इस क्लोराइड का और इस क्लोराइड के नंबर ऑफ अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल सेम, लेकिन इन कंपैरिजन सोडियम आयन विल अट्रैक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंपेयर टू द पोटाशियम आयन। तो यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है और यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा है। तो जहाँ फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे उसमें जाग ज्यादा बनेगा, लेदर ज्यादा बनेगा। तो अगर पूछा जाए इन दोनों में से किस में बेटर लेदर विल बी प्रोड्यूस, तो इसमें, क्योंकि यहाँ पर फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम है, यहाँ इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। तो दिस वाटर इज मोर हार्डर एज कंपेयर टू दिस वाटर। और अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम का कंपैरिजन हो तो फिर मैग्नीशियम की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है कैल्शियम से, तो मैग्नीशियम विल प्रोड्यूस मोर हार्डनेस कंपेयर टू द कैल्शियम। ठीक है, फिर हार्डनेस में आप कहते हो कि ये 2 टाइप का होता है। ये जनरली आप थोड़ा सा इसमें आगे जा सकते हैं, एक परमानेंट एंड एक टेम्पररी। तो दिस इज रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ हार्ड वाटर। अगर आप हार्ड वाटर को बॉईल करो और इसका हार्डनेस रिमूव हो जाए, इसका मतलब है कि ये टेम्परेरी हार्डनेस था। और अगर आप इसको बॉईल करें और ये रिमूव ना हो जाए, हार्डनेस रिमूव ना हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये परमानेंट हार्डनेस है। तो टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट्स हैं दे आर वाटर सोल्युबल। कैल्शियम आयन मैग्नीशियम आयन देते हैं, हार्डनेस क्रिएट करते हैं। अगर इसको बॉईल करते हो तो ग्रुप 2 के कंपाउंड थर्मली अनस्टेबल होते हैं। तो हीट करने से क्या हो जाता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, और डिकम्पोज होके क्या बनाते हैं, डिकम्पोज होके बनाते हैं कार्बोनेट्स। बाइकार्बोनेट्स आर decomposed into carbonates, or the carbonates of group 2A elements are not water soluble. ग्रुप 2A एलिमेंट के कार्बोनेट जो है सॉलिड स्टेट में होते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो जो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन पानी में मौजूद थे, जिन्होंने बहुत सारे वाटर को इस तरह अट्रैक्ट किया था और फ्री वाटर मॉलिक्यूल बहुत कम थे, अब जब ये बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट स्टेटस में चले गए तो फिर ये इनसॉल्युबल है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन दोनों प्रेसिपिटेट हो गए। तो वाटर इज फ्री ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्री हुए और अब ज्यादा लेदर बनेगा, तो हार्डनेस इज रिमूव्ड। लेकिन अगर दिस हार्डनेस इज ड्यू टू क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ये जो हार्डनेस है ये बॉइलिंग से रिमूव नहीं होता, क्योंकि इनमें ऐसा फिनोमेना नहीं होता, प्रेसिपिटेशन का फिनोमेना बॉइलिंग की वजह से इसमें नहीं आता। तो इसको अगर रिमूव करना है तो इसके लिए आप एक दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं, द आयन एक्सचेंज मेथड। सो दिस हार्डनेस इज रिमूव्ड बाय what? By ion exchange method। और इस आयन एक्सचेंज मेथड में आप क्या करते हो, आप एक कॉलम लेते हो और इसमें एक साल्ट पैक करते हो नेम्ड सोडियम जियोलाइट, और ये सोडियम जियोलाइट जो है इसको आप यहाँ पैक करते हो, और फिर यहाँ से आप फेंकते हो क्या, हार्ड वाटर। तो इस हार्ड वाटर में क्या मौजूद होता है, अगर इसमें हो क्या मौजूद हो, कैल्शियम क्लोराइड हो या मैग्नीशियम क्लोराइड हो या कैल्शियम सल्फेट हो या मैग्नीशियम सल्फेट हो, तो यहाँ पर क्या होगा, ये साल्ट अपने कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को एक्सचेंज करते हैं विद दिस सोडियम आयन। तो यहाँ नीचे जो पानी गिरेगा तो उसमें कौन सा आयन आ जाएगा, सोडियम आयन। और इस पानी का जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इसमें मौजूद थे, कैल्शियम आयन और
मैग्नीशियम आयन जो इसमें मौजूद थे इन साल्ट की वजह से, सब या इनमें से 1 2 3, तो वो सारे यहाँ रिटेन हो जाएंगे, यहाँ बन जाएगा मैग्नीशियम जियोलाइट, ठीक है, और कैल्शियम जियोलाइट आर बोथ। तो ये आयन जो है दे आर रिटेन्ड बाय द व्हाट टू से दिस जियोलाइट आयन, और सोडियम आयन आर रिलीज इनटू वाटर। क्योंकि सोडियम आयन की चार्ज डेंसिटी काफ़ी कम है, इसलिए ये कोई कंसिडरेबल हार्डनेस क्रिएट नहीं करेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस बाय आयन एक्सचेंज मेथड। तो यानी हो ये कुछ मैट्रिक लेवल से कंसेप्ट था, हमें एमसीक्यूज के लिए ये चार्ज डेंसिटी से हार्डनेस का रिलेशन चाहिए था। इसके अलावा हार्डनेस ऑफ वाटर के अलावा आप पढ़ते हो अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वो तो आप फर्स्ट ईयर कोर्स में पढ़ भी चुके होंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज व्हाट वी कॉल रेगुलर कॉलिगेशन। यानी रेगुलर कॉलिगेशन का क्या मतलब है? रेगुलर कॉलिगेशन का मतलब है कि जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये प्रॉपर्टीज जब सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करते तो तब उसको रेगुलर कॉलिगेशन कहते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका सोल्यूशन हाईली डाइल्यूटेड हो, आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, लाइक शुगर, ग्लूकोज, यूरिया वगैरह। लेकिन अगर आपका सॉल्यूट और इलेक्ट्रोलाइट हो, आयनाइज होता हो लाइक साल्ट्स, तो उस सूरत में फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये प्रॉपर्टीज फिर सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये प्रॉपर्टीज जब नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड ना करे तो इसको रेगुलर कॉलिगेशन कहते हैं। सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और अगर ये सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर पे फिर डिपेंड करते हैं। और जब ये प्रॉपर्टीज सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेंगे तो उस सूरत में द फिनोमेना इज कॉल्ड इर्रेगुलर कॉलिगेशन। तो रेगुलर कॉलिगेशन तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो। यहाँ हम बात करेंगे इर्रेगुलर कॉलिगेशन की। जब हमारा सॉल्यूट सॉल्ट हो, इलेक्ट्रोलाइट हो, तो इस सूरत में हम बेसिकली इर्रेगुलर कॉलिगेशन पे बात करते हैं। तो इसका मतलब है व्हेन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या करते हो? डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पे कब डिपेंड करेंगे ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? उसके लिए 3 क्राइटेरियाज है। या तो आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, या आपका सॉल्यूट वोलेटाइल है, और या आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है। तो हम कंसंट्रेशन और वोलेटिलिटी को छोड़ के इलेक्ट्रोलाइट को फोकस करते हैं कि हमारा सॉल्यूट अगर इलेक्ट्रोलाइट हो, क्योंकि यहाँ चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है ना, तो हमें आयंस बनाए, ठीक है। तो इस सूरत में आप कह सकते हो कि कॉलिगेशन यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट के नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा है तो कॉलिगेशन ज्यादा होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर भी कम होगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 1 kg वाटर है, 1 kg वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, और 1 kg डिस्टिल्ड वाटर यहाँ भी है, प्योर वाटर। इसमें मैंने हल कर दिया 1 मोल NaCl, इसमें मैंने हल कर दिया 1 मोल लाइक CaCl2। तो आप देख रहे हो कि यहाँ कितने मोल आयंस बन रहे हैं? 2 मोल आयंस। लेकिन यहाँ पर कितने मोल आयंस बन रहे हैं? 1 3 2 3 मोल्स। यहाँ पर 3 मोल आयन है, 3 मोल्स आयंस। यहाँ पर कितने हैं? 2 मोल्स आयंस। अब अगर आप यहाँ से डिसाइड करोगे तो यहाँ सॉल्यूट तो दोनों का 1 मोल है। अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होती तो इनका मेल्टिंग पॉइंट सेम होता, फ्रीजिंग पॉइंट सेम होता, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता, वेपर प्रेशर सेम होता। लेकिन ये चूंकि इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इलेक्ट्रोलाइट्स में यहाँ से नहीं देखना पड़ेगा, यहाँ तो ठीक है देखना पड़ेगा, लेकिन फिर यहाँ भी देखना पड़ेगा
कौन ज्यादा आयंस दे रहा है, तो जो सॉल्यूट ज्यादा आयंस देगा उसका कॉलिगेशन ज्यादा होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कौन सी सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, इसका। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सी सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जिसका बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा डिप्रेस होगा। और वेपर प्रेशर किस सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, तो इसका, क्योंकि ये दोनों डिप्रेस होते हैं, कम होते हैं और ये बढ़ता है। इस टाइप के एमसीक्यूज में आपने ख्याल रखना है। एफ नोट, एफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट्स प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आयंस। तो फिर क्या करेंगे उस सूरत में, कॉलिगेशन, कॉलिगेशन मतलब ये तीन प्रॉपर्टीज, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, यानी अगर आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो दो पॉइंट है जिससे आप कॉलिगेशन का अंदाजा लगा सकते हो, सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट का और वेपर प्रेशर के कंपैरिजन कर सकते हो। पहले तो नंबर ऑफ आयंस है, अगर नंबर ऑफ आयंस सिमिलर हो तो फिर आपको चार्ज डेंसिटी पे डिसीजन लेना है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर फर्ज करे मैं आपके सामने ये एक बीकर लूँ, ये दूसरा बीकर लूँ और इस बीकर में लेट मी पुट 1 kg डिस्टिल्ड वाटर या भी 1 kg डिस्टिल्ड वाटर, और फिर क्या करूं कि इसमें हल करूं 1 मोल NaCl, इसमें हल करूं 1 मोल KCl। तो यहां पर कितने मोल आयंस है, 2 मोल। यहां पर कितने मोल आयंस है, 2 मोल। क्लोराइड तो सेम हाइड्रेशन कास्ट करेगा, लेकिन सोडियम विल बी मोर हाइड्रेटेड कंपेयर टू पोटेशियम, और जहां पर ज्यादा हाइड्रेशन होगा, चार्ज डेंसिटी होगी, वहां पर कॉलिगेशन भी ज्यादा होगा। तो इस सूरत में बॉइलिंग पॉइंट कौन सी सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, NaCl का। फ्रीजिंग पॉइंट कौन सी सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, उसका। और वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, सॉरी वेपर प्रेशर जो है इसका ज्यादा होगा। ठीक है, इस टाइप के अक्सर एमसीक्यूज आप वो फर्स्ट ईयर वाली बातें हैं, लेकिन यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की सूरत में था, ये इलेक्ट्रोलाइट की सूरत में है। इसी तरह